अब ये चैप्टर का आपका आखिरी पार्ट आ गया है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। चैप्टर में आपके पास है कि करंट के हमने बहुत सारे केसेस देखे कि करंट का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज पैरेलल में कैसे वर्क करते हैं, में देख लिए। अब जो आखिरी पार्ट बचा है कि क्या करंट के वजह से कुछ इफेक्ट हो सकते हैं। हमने देखा था कि एक बैटरी सेल जिसके पास स्टोर एनर्जी रहता है, स्टोर एनर्जी, हम इसको कन्वर्ट करते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर उसको वहां से कन्वर्ट करके उसको दो फॉर्म में लेके आते हैं, या तो लाइट एनर्जी या तो मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल ये भी एक आपके एनर्जी का फॉर्म हो गया, ठीक है। ये दो फॉर्म का लेके आते हैं हम लोग। और हमने इसी केस पे देखा भी मैकेनिकल, अगर एग्जांपल की बात करें तो फैन वर्क करता है, फैन का। इसमें एग्जांपल की बात करें तो आपके पास लाइट को लेकर आपके पास बल्ब है, ये आपके पास मैकेनिकल है। पर जब भी कभी सेल, अगर हम इसमें बात करें या यहां बात करें या लाइट में बात करें, मैकेनिकल में बात करें, हमें एक बार बार वर्ड सुनने के लिए मिलता है, वर्क, वर्क डन, काम किया उसने, कुछ काम किया, ताकत ही तो काम किया, ताकत ही तो काम किया। सेम यहां भी वही कॉन्सेप्ट आता है कि जब अगर किसी सर्किट के अंदर आपने लाइट का देखा, इसका देखा, लेकिन एक और चीज जन्म लेता है और वो होता है हीटिंग, मतलब जिसको हम लोग थर्मल के नाम से पहचानते हैं, थर्मल हीटिंग इफेक्ट, इसका नाम देते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। तो देखिए अब इनको क्या कहना है, यहां मैंने डेफिनेशन लिख दिया मैंने, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल करंट, जब किसी सर्किट में करंट दौड़ेगा, पासिंग थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, रेजिस्टेंस ले लीजिए हाई रेजिस्टेंस, निकोलम वायर ले लीजिए, रेजिस्टेंस वायर ले लीजिए, अदर चीज ऑब्जेक्ट ले लीजिए, जो भी चीज करंट को अपोज करे, तो वहां पे उसके इफेक्ट से वो गर्म हो जाएगा और एक हीट प्रोड्यूस करेगा। अभी आपने एक केस अगर आपको मैं बताऊं, मैं तो यहां थोड़ा सा चीज हो गया कि छोटे में यहां मैं लिख देता हूं, मैं ये आपका मैकेनिकल एनर्जी, हमने मैकेनिकल एनर्जी केस देखा था, जब भी कोई चीज मोशन में होती है, मैकेनिकल मोशन में लेते हैं हम लोग, तो सामने से एक, अगर इस तरफ जा रहे हैं तो सामने से एक अपोज लगता है। अपोज मतलब किसके साथ, उसको क्या पहचानते हैं, फ्रिक्शन। अगर जब फ्रिक्शन लगेगा तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इससे प्रोड्यूस क्या होता है, इसका इफेक्ट इधर आता है मेरे पास, तो जो प्रोड्यूस करता है हीट, हीट को प्रोड्यूस करके देता है। तो जब अगर मैकेनिकल एनर्जी किसी चीज में, अगर मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और समझ कुछ अगर अपोज कर रहा है तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होगा। सिर्फ उसी केस में अगर किसी सर्किट के अंदर आप बात करेंगे, सर्किट के अंदर यहां बल्ब है, यहां रेजिस्टेंस है, चले यहां पे कोई कौन सा ऑब्जेक्ट लगा दिया और उसको आप पास करवा रहे हैं, यहां बैटरी लगा, यहां एमीटर लगा पड़ा है, तो आपके पास देखिए ये प्लस नेगेटिव एमीटर, नेगेटिव प्लस, ये आप एक वायर ले लो सिंपल सा, ये आपके पास रेजिस्टेंस है, ये बल्ब है। अब सब में एक चीज होता है कि जब करंट पास होगा, यहां से करंट पास होगा, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, जब पास होगा इसमें से, तो चाहे इसमें जाए, चाहे इसमें जाए, चाहे इसमें जाए, तो इसमें जाएंगे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपोज करते हैं, रुकावट डालते हैं। रुकावट मतलब एक अपोज फ्रिक्शन लगेगा, जब अपोज फ्रिक्शन लगेगा प्रोड्यूस क्या होगा, हीट, राइट। तो यहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, ये भी से हीट प्रोड्यूस कर देता है, हीट, रेजिस्टेंस भी करता है, ये भी करता है। अब इन सब का मैकेनिज्म हमें पता नहीं चल पाता है उतना, इसीलिए आपने अगर अगर हम इस वायर को, अभी तो लंबा सा वायर है, आपको उतना हीटिंग इफेक्ट पता नहीं चलेगा। लेकिन आपने क्या कर दिया कि एक वायर को लेके गोल 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 ऐसे पूरा घुमा घुमा के ऐसे कर दिया, तो सारे मिलके एक लंबा सा बड़ा सा हीट प्रोड्यूस करेंगे, जो कि एक आयरन के अंदर होता है, इलेक्ट्रिकल आयरन।
उसका पीछे जो प्लेट जो होता है उसके ऊपर एक निकलो वायर बना रहता है, उससे जैसे करंट पास होता है तो वो हीट वो अपोज करता है। वायर क्या करता है, वायर क्या करता है, अपोज करता है। अपोज करता है तो उस अपोज में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस होता है तो हम प्रेस कर पाते हैं, ये इसके एप्लीकेशंस होते हैं। तो इसीलिए यहां पे एक चीज साफ साफ नजर आता है कि इन सब में भी क्या है, कुछ काम हो रहा है, करंट कुछ काम कर रहा है दिए हुए समय पे। ठीक है, तो अगर आप यहां पे बात करेंगे तो जो वर्क डन हुआ, आपको यहां पे एक वर्क डन देखने के लिए मिलेगा। वर्क डन जो होगा, चार्ज ड्यू टू अप्लाइड। अब अगर कोई काम, अगर आपको कोई काम करवाना है तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ता है यहां से। तो मैं चाहता हूं यहां से करंट जाए, तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाएगा कौन, ये रहा बैठा हुआ जो फोर्स लगाएगा। अब इसके पास कौन सा फोर्स होगा, तो स्टोर एनर्जी, जिसको हम नाम से पहचानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो हम बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जब लगता है तो इसका मतलब अब फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वर्क डन की बात करेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्ट। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि करंट जा रहा है तभी काम कर रहा है, करंट जा रहा है तो, ठीक है। अब अगर करंट जा रहा है तो काम करेगा, तो मतलब ना ही हमें वोल्ट चाहिए और ना ही हमें चार्ज चाहिए। देखो काम क्या हो रहा है, ये क्या कह रहा है, चार्ज काम करता, हमने पहले पढ़ा, चार्ज काम करता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस करवाता है, ठीक है। लेकिन हमारा ये जो फॉर्मूला जो बन रहा है, ये फॉर्मूला ये साफ साफ कह रहा है कि उसमें करंट पास होना चाहिए, चार्ज नहीं, और साथ ही साथ रेजिस्टेंस होना चाहिए, वोल्टेज नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास V इज इक्वल टू IR वाला केस है, और अगर करंट की, चार्ज की बात करूं तो चार्ज इज इक्वल टू हमारे पास IT, ये वाला है। अगर मैं इसको उठा के मैं डाल दूं, हमारे पास एक नया फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला अपने आप को मॉडिफाई करेगा, रीअरेंज। तो ये W इज इक्वल टू, क्यों क्या आ जाएगा, IT मल्टीप्लाई V का क्या आ जाएगा, IR इज इक्वल टू I का स्क्वायर R इंटू T। अगर आप ये ध्यान से देखोगे तो ये एक चीज है, हमने तो पहले सॉल्व किया था, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, ठीक है। इसी को हम क्या नाम देते हैं, पावर इंटू टाइम को। ये जो आपका वर्क डन, मतलब एक काम किया, और उस काम ने क्या किया, हीटिंग इफेक्ट जन्म दिया। हीटिंग इफेक्ट, इसमें तो अच्छे से लिख देता हूं यहां पे मैं कि वर्क डन इज इक्वल टू, अगर मैं I स्क्वायर R और T लिखूं तो ये हो गया आपका हीटिंग इफेक्ट, और इन्हीं को हम पहचानते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आपके एनसीईआरटी में मेंशन है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये आपके अजीबोगरीब, मतलब ऐसे बहुत सारे नाम को सुनने के लिए मिल जाते हैं इसमें, ठीक है। तो अब अगर यहां पे आप देखोगे तो हम क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे। तो जैसे हमने पढ़ा था ना, पोटेंशियल डिफरेंस को PD पहले वर्क डन के नाम से लिखते हैं, फिर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो PD लिख देते हैं, P लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो भी काम ही हो रहा है, मतलब कोई काम करवा रहा है मोशन की वजह से, तो वहां हम उस वर्क को क्या कहते हैं कि ये तरीके का मतलब काइनेटिक एनर्जी है। तो वैसे भी अगर यहां पे वर्क डन की बात करेंगे तो ये आपका जो W है वो बदल जाएगा H में, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं, हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं। तो ये आपका I स्क्वायर अपॉन R इंटू T। मतलब अब हमारे पास एक फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला जो हमने ले लिया। अब डिपेंड करता है, देखिए अगर मैं इस केस में बात करूं तो H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। इसका मतलब अगर करंट डबल करंट हो गया तो इससे हीटिंग जो होगा वो 4 गुना स्क्वायर के हो जाएगी, वो 4 गुना हो जाएगा।
मतलब ये मैंने आपको नहीं बताया, मैंने चेंजेस कैसे ले रहा है इसमें से। अगर हीट दैट इज प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस डबल हो जाए तो इसका इफेक्ट ये होगा कि हीट भी डबल हो जाएगा, सामने की रुकावट। और अगर मैं बात करूं इसको टाइम को लेके के एच प्रोपोर्शनल टू टाइम, कितना टाइम चलते जा रहा है, तो इसका मतलब अगर ये इसको नहीं करके मैं इफ कर देता हूं, इफ अगर टाइम डबल हो गया तो कोई बात नहीं, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेम है, तो टाइम तो हीट भी डबल हो जाएगा। यहां तो इसको आई को हम इसको स्क्वायरिंग करने जा रहे हैं ना, आई का रिप्लेस हम जगह रिप्लेस करेंगे, तो अगर आप देखोगे तो 2i का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4i स्क्वायर, ऐसा, तो वो 4 गुना हो जाएगा। तो ये तो हमें इफेक्ट देने के लिए मिलता है। अब ये तो था कंडीशन, इसको कहते हैं कंडीशन, लेकिन मेन फॉर्मूला आपका ये था। अब आप इससे नए नए फॉर्मूले कौन से बना सकते हैं, सेम जैसे हमने पहले पढ़ा था पावर को लेके। मतलब अब कह सकते हो कि आपने इससे पहले जो भी फॉर्मूला पढ़ा, जो भी पढ़े, वो सारे के सारे फॉर्मूले यहां पे लग जाएंगे। इसका मतलब डिपेंड करता है आपका वो हीटिंग अप्लायंस किसके बेस पे पूछ रहा है, क्या चीज के ऊपर बात करना चाहता है, न्यूमेरिकल किसके ऊपर पूछ रहा है। तो आपका मेन फॉर्मूला क्या बना, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब अगर मैं ये कहूं कि नहीं मुझे वोल्टेज के बेस पे चाहिए, तो मेरे पास करंट नहीं है या रेजिस्टेंस, करंट नहीं है हमारे पास या रेजिस्टेंस नहीं है, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर मैं R को चेंज करूं, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, इसको चेंज कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आगे पे क्या आ जाएगा V अपॉन आई और T स्क्वायर, ये कट गया तो क्या आ जाएगा H आई, ये तो ऐसे ही बन जाएगा इसमें, सॉरी, आई वी टी, आईवीएफ नहीं अच्छा था, इन विट्रो फॉर्मेट हो जाता। ठीक है, तो मतलब डिपेंड करता है कि आपको फॉर्मूला कौन सा चाहिए। अब देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि इसका एप्लीकेशन कहां है, आयरन में था। और अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो इनके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। देखिए ये निक्रोम वायर, यहाँ मैं बोला ना, ये निक्रोम वायर यूज करते हैं हीटर के अंदर। निक्रोम वायर एक ऐसा ही सेम, देखो निक्रोम वायर की कंडीशंस होती है, एक एलॉय तरह तैयार होता है, सेम वैसे ही इसका एक और एप्लीकेशन है, इनके एप्लीकेशन पे दिए गए हैं। सबसे बड़ा मेन एप्लीकेशन है, आपने ऐसा कंडीशन देखा होगा बल्ब का, राइट, ये पूरा ऐसा, इसमें कुछ गड़बड़ी ना हो, ऐसा बना हुआ रहता है, राइट। ये होते हैं फिलामेंट, और ये यहां पे टंगस्टन GSTEN, टंगस्टन वायर यूज करते हैं। अब टंगस्टन की खासियत क्या है, ये सबसे ज्यादा हाईली मेल्टिंग पॉइंट रखता है। इसको क्यों यूज करते हैं कि ये हाईली मेल्टिंग पॉइंट, कितना था मेल्टिंग पॉइंट इसका 3880 नहीं 3380 डिग्री सेल्सियस, ये कितना इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉरी 3380 डिग्री सेल्सियस, ये इसका इतना होता है। ठीक है, मतलब इसको इतना चाहिए इसलिए झेल सकता है ये। इसकी एक और कुछ इसकी और भी खासियत है। एक तो इसके पास पहले मेल्टिंग पॉइंट होता है, पहला पॉइंट ये है, आपने अपने बुक में पढ़ा है
इसकी और भी खासियत है। खासियत यह है कि हाईली फ्लेक्सिबिलिटी रखता है ये, फ्लेक्सिबिलिटी। आपके पास हाईली फ्लेक्सिबिलिटी रखता है और लो इवोपरेशन करता है, मतलब हवा के कांटेक्ट में आने में तुरंत ही इवोपरेट नहीं हो जाता, क्योंकि हीटिंग हो रहा है तो तुरंत इवोपरेट कर जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये अपना लो रेट ऑफ इवोपरेशन रखता है, लो रेट ऑफ इवोपरेशन, ठीक है, लो रेट ऑफ इवोपरेशन। हाँ, अब लो रेट ऑफ इवोपरेशन मतलब एट द ऑफ द हीटिंग अप्लाइज, मतलब हीट मिलते ही, तो देखो ये गर्म चीज है, गर्म चीज हमने पढ़ा था कंबर्सन, वो जल्दी आग लग जाना। होते क्या है कि ये जो ग्लास लगाए जाते हैं इसके अंदर एक नॉन रिएक्टिव गैस, जो नॉन रिएक्टिव गैस का यूज करते हैं यहां पे, आपके पास नॉन रिएक्टिव, आपके पास आर्गोन है, आर्गोन, कई जगह पे इसको नाइट्रोजन भी यूज करते हैं, ठीक है, इसे यूज किया जाता है ताकि इसको बचाया जाए। एक आपका बल्ब का हो गया, ठीक है। इसकी जगह एक और यूज किया जाता है एप्लीकेशन में, वो होता है फ्यूज। आपने ऐसा देखा होगा फ्यूज का, केवल अटैच करते हैं और यहां पे बड़ा सा वायर होता है, इसलिए अगर इसमें मैक्सिमम हीट, देखो करंट पास होगा, करंट पास होगा तो हीटिंग इफेक्ट देगा, हीट देगा। अगर ज्यादा, अगर मैक्सिमम हीट आ गया, मतलब मैक्सिमम करंट है, तो इससे अप्लायंस जल सकते हैं। तो इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, अमाउंट ऑफ ज्यादा पास होने लगा तो खुद ब्रेक हो जाएगा, तो ब्रेक होने से फ्यूज टूट जाए, मतलब कि कनेक्शन टूट जाता है, ठीक है। इस तरह से सब चीज रहता है। और ऑलमोस्ट आपका टॉपिक यहां पर कवर हो गया है, क्योंकि यही आपका लास्ट टॉपिक था। अब डिपेंड करता है यहाँ पे न्यूमेरिकल, तो मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको मैं दूंगा यहाँ पे, मैं कुछ न्यूमेरिकल हमारे टेक्स्ट बुक से रिलेटेड होंगे, और कुछ मैं आपको थोड़ा इजी वे में, ताकि आप ये सारे न्यूमेरिकल कर सके, इतना करवा देंगे। तो एक और आपका लेक्चर, एक और आपका वीडियो आएगा जो सिर्फ इसके न्यूमेरिकल को लेके आएगा, सारे न्यूमेरिकल होंगे एक ही साथ में, मतलब पर्टिकुलर एक एक फॉर्मूले पे एक एक न्यूमेरिकल। बाकी तो आप ऐसे मास्टर मतलब ये चीज लगता है, और फिर उसके बाद बाकी डिपेंड करता है कितना पढ़े हो। चले चले, हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है ऐसे, लेकिन एक बार आपको मैं पूरे फॉर्मूले का समराइज, पूरे फॉर्मूले का समराइज आपको एक बार मैं दे देता हूं। चल देखिए, आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ था आपका, जब चैप्टर का नाम ले हम, इलेक्ट्रिसिटी। इसको आपको बताया गया था कि ये मोशनल चार्ज है, मोशनल चार्ज, इसीलिए आपको इसके फॉर्म में जो फॉर्मूला पढ़ने के लिए मिला वो I = Q/T पढ़ने के लिए मिला। अब I का जो SI यूनिट है, SI, वो I का आपका A एम्पेयर, फिर Q का आपका चार्ज है, T का आपका सेकेंड है, ठीक है। पहला आपके पास ये केस था। फिर हमने देखा कि किसी सर्किट के अंदर अगर करंट बह रहा है, ये I मतलब करंट बह रहा है, चार्ज फ्लो करवा रहा है, चार्ज फ्लो की वजह से, तो ये रीजन कौन जनरेट करवाएगा, तो ये PD, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये वोल्ट वाला काम, ठीक है, तो ये वोल्ट वाले से काम करवाएगा।
तो इसका मतलब ये तब जन्म लेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वो होता है आपका वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन बाय चार्ज होगा तब, उसके बाद ही आपका एमीटर क्या करेगा, रीड करेगा। अब यहां पे आपको एक और चीज है, जब जितना वोल्टेज यहां से अप्लाई करते हैं उतना ही हर जगह पोटेंशियल कुल मिला के जन्म लेता है। अब सारे अगर मान लीजिए यहाँ पे इसके पास कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, और इनके पास खुद का वी आई इज इक्वल टू आपका R1I, फिर V2 इज इक्वल टू R2I, अगर दोनों का टोटल करेंगे तो वो आपको इतना ही मिलेगा। मतलब आपका जो टोटल यहां से V था वो V1 प्लस V2 उतना ही रहेगा। यही आपका किरचॉफ रूल्स रहते हैं, पर ये 12th क्लास में वो आपके आते हैं। इसी के बेस पे हमें सर्किट का हमें फाइंड करना रहता है, रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल, फिर करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस, ऐसे ऐसे रहते हैं। हमने अगर ये आपका इतना ये रहा, फिर हमने इसके ऊपर न्यूमेरिकल के ऊपर भी बात किए थे। न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल बात करें तो हमने V इज इक्वल टू आई आर, ये वाला हो गया। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये भी हो गया। फिर रेजिस्टेंस में आपका दो केस था, सीरीज और पैरेलल, ये दोनों ही थे, ये दोनों भी हमारे हो गए। मतलब मेनली हमने ये तीन चीजों टॉपिक कवर कर लिया। अब जो बचता है वो आपका ये जो इससे जब आपका जो जन्म होता है V इज इक्वल टू आई आर, मतलब एक और ये केस जड़ा हुआ है जो मतलब यही आपको मैं तैयार करवाता है, V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे R का जो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो लेंथ अपॉन ए, ये वाले केस रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस वाले पे, ठीक है। उसी के साथ साथ आपका जो नेक्स्ट है, हमने जो इससे पहले लेक्चर हमने जो पढ़ाई की है, जो पढ़े, वो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस वाला भी केस हो गया। हाँ, ये भी आपका हो गया। एक और फॉर्मूला आपका यहाँ पे हो गया है, PD इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ये वाला भी हमारा हो गया। मतलब ये हमारे पास ये इनके न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं। अब बचा है हमारे पास आर का फॉर्मूला बचा हुआ है। तो हमारे पास पेंडिंग क्या क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेंडिंग के लिए। हमारे पास पेंडिंग है R इज इक्वल टू रो लेंथ अपॉन ए, पहला। दूसरा है, कल हमने इससे पहले पावर का फॉर्मूला देखा, तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, फिर इसी का डेरिवेटिव थे। फिर इसके बाद तीसरा हमारे पास हीट का था, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन आर, ये वाले केस वाले थे। और साथ में टाइम। तो ये हमारे मेन चीज रह जाते हैं, ये चीजें। तो अभी हम इसी को हम बात करेंगे न्यूमेरिकल को लेके। तो देखिए ये बने कैसे, आपका रेजिस्टेंस रहा, फिर ये चेंजेस, फिर ये चेंजेस रहे। अगर हम बात करें तो ये जो आपका वर्क डन था, वर्क डन ने ही चेंजेस करा आपके पास पावर को लेके और इस चीज को लेके। हमने इसमें बहुत डिटेल बात की है इससे पहले वाले में, तो मैं इतना इसमें मैं बात नहीं करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको निकाल लेता हूँ, मैं आपको न्यूमेरिकल करवाता हूँ। ठीक, मैं आपको इजी से मैं आपको न्यूमेरिकल देता हूं, जो हमारे इस फॉर्मूले में हमारे जो आते हैं। रेजिस्टेंस को लेके आएंगे ना, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के फॉर्म में रिलेटेड पोटेंशियल डिफरेंस क्या भाई, ये तो न्यूमेरिकल क्या। हाँ,
मिल गया। अब इनका कहना है, आपको मैं क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। अभी पर्टिकुलर हम एक एक करके चल रहे हैं कि पर्टिकुलर एक एक पे एक एक फॉर्मूले पे कितने कितने न्यूमेरिकल, कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल जाएंगे। उसके बाद मैं लास्ट में दो तीन न्यूमेरिकल लूंगा जो हमें डिसाइड करना रहेगा समझ के कि मतलब ये इसमें क्या लग सकता है, कैसे क्या लगेगा, तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे एक कॉम्बिनेशन वाले सब में। तो पहला मैं टॉपिक देता हूं न्यूमेरिकल सॉल्विंग। इसको हम एक और चीज से पहचानते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास ये होता है, अ कॉपर वायर of length 2 meter and area of cross section 1.7 into 10 raised to minus 6 meter square has a resistance of 2 into 10 raised to minus 2 ohms. Calculate the resistivity of copper. ठीक, चलिए अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या चीज नहीं, क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है। अभी बात कर रहे हैं तो कैसे करना कैसे है। तो पहले हम क्या करेंगे, आंसर में गिवन लिखेंगे। गिवन में पहले बात करते हैं, अब कॉपर वायर, एक वायर की बात हो रही है जिसका लेंथ गिवन है। हम यहाँ क्या कर लेंगे, लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर, वो सबको दिखाई दे रहा हो। फिर क्रॉस सेक्शन एरिया वो 1 पॉइंट इतना है, मतलब एरिया, एरिया है, आप यहां पे लिख सकते हो क्रॉस सेक्शन एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फॉर्मूला में उसका वैल्यू 1.7 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 मीटर स्क्वायर। हाँ, बड़ा ध्यान रखिएगा, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, यूनिट ध्यान दीजिएगा। फिर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वो होता है 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 ओम। अगर ये नहीं लिख सकता आप इसका सिंबल यूज कर लीजिए। ये चीजें हो गए, ओके। अब ये क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो रजिस्टिविटी, जिसको हम लोग रो के नाम से पहचानते हैं, और ये हमें नहीं पता। तो अब अगर हम निकालने जाए तो अप्लाइंग रेजिस्टेंस फॉर्मूला, देखो बहुत लोग बहुत शॉर्टकट में लिखते हैं, पर मैं ये कहता हूं कि हमें अच्छे से मार्क्स चाहिए, जो एग्जामिनर चेक करते हैं उसका कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, मतलब आपका वो पढ़े, आपके पेपर को पढ़े, इसलिए हमें एक स्टेप बाय स्टेप में जाना बहुत जरूरी होता है, ऐसे डायरेक्ट शॉर्टकट में आप नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया। हमें चाहिए रो, क्यों, देखो आपके पास, अब देखो हमें गिवन क्या क्या चीज आपके पास है। अगर मैं रेड वाले मार्कर से मैं टिक करूं, एल लेंथ, लेंथ है, ठीक है, ए एरिया, एरिया भी है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आर लिखते हैं, आर भी है, क्या नहीं है, रजिस्टिविटी। अब जिसको चाहिए, जो हमें फाइंड करना है, उसको आप एक तरफ करो। हमने आपने पढ़ा होगा, अपने अपने चीज पढ़ा होगा, एक इक्वेशन RHS इक्वल टू RHS। तो जिसको आपको फाइंड करना है उसको आप एक तरफ कर लो, या तो RHS में करो या तो LHS में कर लो। LHS में रखो, बेटर रहता है। तो हम इसको पहले इसको चेंजेस कर लेते हैं। तो ये इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, आर ए अपॉन एल इज इक्वल टू रो। अब या तो मैं इसको ऐसे लिखूं, या तो मैं इसको आर रो आर ए अपॉन एल ऐसे लिखूं, बराबर, चाहे ये लिखूं चाहे ये लिखूं, दोनों बराबर है। तो इसमें घबराने वाले कोई बात नहीं है, क्योंकि यहां पे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है, तो यहां पे भी आर एच एस इज, सॉरी,
सॉरी सॉरी माफ करिएगा, LHS इज इक्वल टू RHS, तो बराबर ही होता है। आप ऐसे लिखिए या वैसे लिखिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे पास जाता है, हमें सूरज होते हैं, हमें जाता है, हमें ये हेल्प कर देते हैं, तो हम ये वाले ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां आपके पास कुल मिला के, हाँ ये रहा रो RA/L। R की वैल्यू कितनी है आपके पास? ओ भाई साहब, उसने तो पॉइंट में दिया है। चलिए कोई बात नहीं, 2 इंटू 10⁻², ब्रैकेट यूज करिए सबसे बेटर। एरिया, एरिया है आपके पास 1.7 इंटू 10⁻⁶, यूनिट की कोई जरूरत नहीं फिलहाल में। एल, एल है 2 मीटर, 2, तो हो जाएंगे सॉल्व। अब बहुत लोग गड़बड़ी क्या करता है, मैं बोलता गड़बड़ी क्या करता है, उनको लगता है कि पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, उसके बाद से डिवाइड करना चाहिए। फिर बहुत लोग क्या होता है कि ये कैसा आ गया, ये तो मैंने पहले देखा ही नहीं था, ना ऐसा ना वैसा। तो आपको बता दूं ये नियम है, मैं आपको बाजू का नियम भी लिखते जाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या बदला। अगर ध्यान से देखोगे तो ये और ये मतलब 10⁻⁶ ये हूबहू दिखता है a का पावर m, मतलब a इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू बेस और माइनस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू पावर। तो ये जो नियम लगते हैं एक्सपोनेंटल, एक्सपोनेंटल लॉ लगते हैं। इसका मतलब अलग अलग वो नियम लगेंगे। तो मैं यहाँ कुछ नियम यहां पे लिख देता हूं मैं, सेम मतलब मैं यहां पे बात करूं, रूल्स की बात करूं तो पहला a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n। अब चाहे वो माइनस और प्लस हो कभी चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब दूसरे की बात करें, इसमें एक और केस आ जाता है आपके पास a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n। तो यहाँ पे a का पावर m, n ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी होता है। फिर एक और आता है आपके पास a का पावर अगर माइनस m है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, आपको शायद दिख नहीं रहा तो मैं बाहर लिख देता हूँ, a का पावर माइनस m इज इक्वल टू, तो ये ऊपर जाएगा तो a का पावर m, क्योंकि अगर अपने में ही अगर ऊपर नीचे होते हैं तो माइनस प्लस का सिंबल चेंज होता है, ठीक है। कुछ फालतू चीज मत सोचिएगा, ओके। तो टॉपिक पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करना है, इनमें जो सिर्फ डिजिट होते हैं, इंटीजर कह लेता हूं मैं, मल्टीप्लाई जो पावर वाले होते हैं मतलब एक्सपोनेंटल, वो एक तरफ कर लेना है, नीचे भी सेम। देखिए ये जो मैं लिख रहा हूं ना ये एक्स्ट्रा है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको दिमाग में रखना है, ये आपको दिमाग में रखना है, ये आपको दिमाग में रखना है। ये तो बस आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया है, मैंने बस आपको थोड़ा आसान पड़े समझ में आए तो चीजें, तो आपको मैंने लिख के दिया है मैंने, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू 2 इंटू, इधर बाहर आ जाएगा 1.7 इंटू, अब ये पावर पावर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे तो 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻⁶, नीचे जो है 2 और 2 कैंसल, ये हट गए। अब देखिए इस वाले केस में क्या लग जाएंगे आपके एक्सपोनेंटल लॉ, ध्यान से तो ऐसा वाला केस है, तो ये अब अकेला बच गया, ये कितना हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻² प्लस माइनस 8। अब रो है, अब रो का यूनिट क्या लगेगा, रो का यूनिट मानो आप भूल गए थे, मान लीजिए आप भूल गए, तब अब कैसे लिखें, आपको एग्जाम में बैठे आपको नहीं पता, एक और तरीका है, ये ध्यान दो, ये 2 किसका था, 2 इंटू 10⁻², ये किसका था, तो ये यहां पे आपके पास इसको लेके हैं, रो है, तो आप यहां पे लिख लो, आप यहां पे मल्टीप्लाई में रो, फिर उसके बाद 1.7 × 10⁻⁶, ये यहां पे किसके लिए है, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन
फिर नीचे क्या था 2, 2 किसके लिए है, मीटर के लिए, तो मीटर, मीटर और एम स्क्वायर कैंसल, तो क्या बच गया 1.7 इंटू 10⁻⁻8 रो मीटर। तो ये पहला वाला आपका। अब हेंस क्या पूछा गया था, कैलकुलेट रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर is 1.7 into 10⁻⁸ रो मीटर। तो यहां तक आपका आंसर रहेगा, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए आपके लिए होमवर्क के लिए रहा ये वाला पार्ट। A 6 ohm resistance wire is double up resistance of wire। इसका आंसर जो आना चाहिए वो आपका है 1.5 ओम। चलिए अभी आपका अगला पार्ट आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब जाते हैं पावर वाले टॉपिक पे। What will be the current drawn by an electric bulb of 40 watt when it is connected to source of 220 वोल्ट। देखिए अभी आपका जो नेक्स्ट सवाल है वो इस चीज के ऊपर है। व्हाट विल बी द करंट, करंट कितना होगा ऑन द इलेक्ट्रिक बल्ब, मतलब ड्रोन मतलब उसमें से निकलना, निकल रहे हैं जो, तो इलेक्ट्रिक बल्ब जिसके पास 40 वॉट है, W मतलब वॉट। अब आपके पास जो फॉर्मूले है जहां पे करंट को लेके बात करता है, लास्ट में क्या दिया है, यहाँ पे आपके पास कनेक्टेड क्या है, वोल्ट। तो अगर आप गिवन लिखेंगे तो गिवन पहले आप लिखेंगे कि करंट नहीं पता है, व्हाट विल बी द करंट पूछा, तो करंट नहीं पता तो करंट हम क्वेश्चन मार्क डाल दिए।
अब W लिखा है। अब आप अगर ये आपको कंफ्यूज करता है, ये ध्यान दे, देखो कि यूनिट किस चीज का दिया हुआ है। तो वॉट पावर को रिप्रेजेंट करता है, तो मतलब पावर वैल्यू कितना है 40 वॉट। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ, सोर्स मतलब जहां से मेन बैटरी होती है, वोल्टेज आपको 220 वोल्ट दी गई है। तो पूछा गया है करंट कितना है, करंट निकालना है। तो अप्लाइंग पावर, इलेक्ट्रिकल पावर फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल पावर फॉर्मूला। ओके, तो फॉर्मूला क्या आपके पास, P इज इक्वल टू वी आई। अभी जब हमने इसे पहले देखा, हमें जो निकलवाना है, देखिए अब आपके पास क्या क्या चीज गिवन है। तो आपके पास पावर गिवन है, वो ये रहा। फिर वोल्टेज गिवन है, वो ये रहा। क्या नहीं गिवन है, आई। जिसको निकलवाना है उसको एक तरफ, तो P अपॉन V इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो अभी आप इसको ऐसे लिखो, या तो आप I इज इक्वल टू P अपॉन V। मैंने इससे पहले पहले किससे बात किया था, ये दोनों सेम रहता है, तो हम ऐसे लेके चलते हैं, जाता है ऐसे जाता है, याद रहता है। तो P का वैल्यू कितना है, वो 40। तो I इज इक्वल टू 40 बाई वोल्टेज कितना है आपके पास 220। लास्ट के 0 0 कैंसल। सबसे पहले जब भी कभी आप सिंप्लीफाई करते हो, सिंप्लीफाई, तो आप डिवाइड करिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जैसे 2, फिर 3, फिर 5 पे जाइए। और सबसे इजी पहचानना होता है लास्ट डिजिट को, अगर वो इवन नंबर रहा तो। अब इससे यहां पे आपके पास है 4 और 22, ये 2 से कट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 11। तो बच कितना गया, I इज इक्वल टू 2 अपॉन 11। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। तो 11 को डिवाइड करेंगे, मतलब 2 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो 0 पॉइंट पुट करेंगे तो 20 होगा। अब एक बार में करेंगे तो ये आपका 11 और यहां बच जाएगा 9, फिर एक और 0, 8 पुट करेंगे तो 82, 88, और वापस से 2, मतलब रिवर्स। अब अगर देखेंगे तो वापस से क्या मिलेगा, यही मिलने वाला है, मतलब वापस से 18 18। तो बेटर है हम बस इतना तक ही रोक देते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। तो आपके पास वैल्यू कितना हो गया 0.18 एम्पियर। फिर लास्ट में हैंस क्या पूछा गया था, कैलकुलेट व्हाट विल बी द करंट, हैंस करंट विल बी 0.18 एम्पियर। तो ये आपका एक सवाल हुआ। ठीक है, अब आपको मैं नेक्स्ट आपको मैं वापस होमवर्क देता हूं। मैं हमारे इसी वाले केस पे रहा। अभी जो नेक्स्ट सवाल है वो आपके एनसीईआरटी बुक का ही सवाल है, तो वो आप एनसीईआरटी बुक से कर सकते हैं, वहां पे आपके पास से। फिर आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूं। आपके पास एमसीक्यू है, आपके पास टेस्ट एनसीईआरटी का, ये एक्सरसाइज का है। तो क्वेश्चन 2 3, ये क्वेश्चन 4 हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब is rated 220 volt and 100 watt. When it is operate on
110 volt, then power consumed will be, ऑप्शन है 100 वॉट, दूसरा है 750 वॉट, तीसरा है 50 वॉट, चौथा है 25 वॉट। ये आपके लिए होमवर्क हो गया। आपके टेक्स्ट बुक का ही है तो आप ये कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब एनर्जी कितना कंज्यूम करता है, एनर्जी को लेकर वॉट वाले केस में। ठीक है, मतलब एक और फॉर्मूला आपके पास आता है इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, और हम लेकर उससे बात करेंगे हम। A radio set of 60 watt run for 50 hours. How much electrical energy is consumed? तो इसमें बोला गया आपके पास कि सेट ऑफ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट रन कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब 50 आवर्स के लिए, 50 घंटे के लिए। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितने इसमें कंज्यूम करेंगे? तो आपको ये जो लेके जाना है ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये वॉट रन कर रहे हैं तो ये आपको किलो वॉट में लेके जाना है, किलो वॉट वाले केस में। ठीक है, तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वॉट है, आवर्स है, मतलब अगर ये देखिए क्यू इसको कह रहा हूं, देखो ये है स्मॉल यूनिट, तो हम यहां पे लिख लेते हैं आपके पास पावर जो है, पावर है 60 वॉट, और लेकिन जो आवर्स है, टाइम है, टाइम दिया गया है 50 आवर। इसका मतलब ये यहां पे ये जो आवर्स जो है, आवर, ये लार्ज क्वांटिटी है, लार्ज क्वांटिटी, पर ये जो वॉट है ये स्मॉल क्वांटिटी है। तो आपको या तो इसको आप चेंज करें या तो उसको चेंज करें, पर हम एनर्जी के फॉर्म में जो लेते हैं यहाँ पे किलो वॉट पर आवर के फॉर्म में लेके जाते हैं, तभी उसको हम काउंट करते हैं 1 यूनिट। हमारा सवाल ऐसा ही है कि एक जो रेडियो है वो इतने वॉट पे इतने घंटे तक चल रहा है, तो कितने इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा, मतलब कितना खर्चा बढ़ेगा कुल मिला के। तो यहाँ कुछ पूछा नहीं है कि लास्ट में कितना खर्चा बैठेगा, बस पूछा है कितना एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है। तो हमें इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें, हमें पता है कि 1000 किलो वॉट जो होते हैं, सॉरी 1 किलो वॉट, हमें किलो वॉट चाहिए, किलो वॉट वो होते हैं 1000 वॉट। तो अब अगर 1 वॉट की बात करेंगे तो 0.001 किलो वॉट, ये कन्वर्ट इतने में होगा। तो इसका मतलब हमें जो पावर को है जो चेंजेस करेंगे तो 0.001, देखो अभी हम बात करें तो ये कहता है 60 वॉट, हमें वॉट को चेंज करना है तो वॉट पे क्या लिखेंगे, किलो वॉट आना चाहिए, तो कितने से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, इतने से। तो 60 ये रहा, वॉट पे क्या लिखाएगा, ये मल्टीप्लाई 0.001 किलो वॉट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन लगे तो आप यहाँ पे करके देख सकते हैं अपने साइड में, 60 इंटू 0.001। तो या तो इसको आप इधर उठा के लेके चले आओ तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा, या नहीं तो डायरेक्टली आपके पास 1 है, जिससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो पहला 0,
6 को कितना भूल जाइए, तो यहाँ पे 600.0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक और अभी एक और जीरो लगेगा तो एक और शिफ्ट यहाँ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.060, ये आपका हो जाएगा किलो वॉट। तो तुम्हें अपने पास कितना आ गया 0.060 किलो वॉट, ये आपके पावर के इस वाले केस में आ गया। अब लास्ट जीरो का मतलब है नहीं, ठीक है। अब यहां पे हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। अब पावर आपके पास किलो वॉट में आ गया, तो 0.06 किलो वॉट, और ये आपके पास 50 आवर्स तो है ही, 50 आवर्स। तो कुल मिला के अब इसमें जो मल्टीप्लाई होंगे, देखिए वापस से एक जीरो है तो एक पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगा, फिर 6 5 30, आपको एक पॉइंट को भूल जाओ, तो 6 5 30, और ये आपके पास इतना हो गया। अब 2 डिजिट के बाद, तो 2 डिजिट के बाद, हाँ अपने करके देखो ना, यहाँ पे 50 इंटू 0.60, 0.06, 0 6 35, अब कितना भी करेंगे तो आपका आंसर इतना ही बनेगा। पॉइंट के बाद कितने जीरो है, 2। अब पूरे कुल मिला के इसमें कितने पॉइंट के बाद जीरो पड़ रहे हैं, डिजिट पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे बस एक ही पॉइंट है, तो पॉइंट का 2 डिजिट है, तो यहाँ पॉइंट का आंसर आ गया। तो ये 3 किलो वॉट पर आवर, तो इतना आपका एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कुल मिला के ये आपके पास इतना इतना आंसर हो गया। अब अगर ये जूल में पूछते तो जूल में जाना है, अदर देन कोई जरूरत नहीं है, आपके पास इतना आंसर आपके पास कंप्लीट है, ठीक है। ओके, आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क देता हूं, मैं इसके बाद वाला 4 5। सेम ऐसे सवालों को होमवर्क देते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर बाय अ 5 एम्पेयर current flowing through a resistor of 2 ohm for 30 मिनट्स। इसके आंसर जो है E का वैल्यू जो आएगा वो 0.025 किलो वॉट पर आवर, ये आपको मिलने वाला है। ओके, अभी आपको यहाँ पे थोड़ा आपको मतलब आपको तो दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा सवाल नहीं है साफ साफ इससे जो गिवन है। यहाँ एनर्जी पूछा गया है, करंट दिया हुआ है, यहाँ कहीं भी करंट की बातें नहीं हो रही है, करंट दिया हुआ है, रजिस्टर दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। थोड़ा दिमाग का उपयोग करिए और देखिए कैसे चेंजेस का फॉर्मूला आप इसका आंसर ला सकते हैं। यही फॉर्मूला आपको चेंजेस करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो उन्होंने V और I, V तो वोल्टेज दिया ही नहीं है, तो V नहीं चाहिए। अगर आप ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखते भी हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर एनर्जी के लिए, तो P इंटू आई, पी का वैल्यू होता है VI, तो यहाँ पे I दिया हुआ पर V नहीं है, तो V को चेंज करना पड़ेगा आपको। जो सेकंड फॉर्मूला लगता है आपके पास एनर्जी के लिए, जहां पे आपके पास रेजिस्टेंस हो, टाइम हो और करंट हो। तो अगर मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूं मैं इसके बाद का, 1 मिनट। हमारे पास फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू
सॉरी एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। टाइम गिवन है पर ये मिनट में चेंज करना पड़ेगा आपको क्योंकि आवर्स में चाहिए, वो चेंज कर दीजिएगा। बट पावर की बात की तो पावर यहाँ गिवन ही नहीं है। अगर मैं पावर को चेंज करता हूं वी आई, मुझे पता है कि वी आई वहां से मिलेगा, वी आई और टी है, तो हमारे पास करंट आ गया, करंट भी आ गया आई से और टी भी आ गया इससे, लेकिन वी नहीं है। वी नहीं है तो हम वी को चेंज करना, हमारे पास ओम है, मतलब ओम भी करंट, तो हमारे पास वी का एक और रिलेशन है, वी इज इक्वल टू आई आर। अब उसको चेंज लिख सकते हैं यहाँ पे, तो आई आर, आई और टी, आई का स्क्वायर आर टी, हीटिंग एनर्जी वही चीज है आपका। अभी देखिए आपके पास आई भी आ गया, ये रहा आई, आई का स्क्वायर, रेजिस्टेंस भी है, टाइम भी है। तो चेंजेस ऐसे करने पड़ते हैं आपको, फॉर्मूला आपको इसको यूज करना पड़ता है इसमें। तो कह सकते हो आपका यही वाला फॉर्मूला पे यहाँ पे अप्लाई भी हो गया, तो हम सबके हो भी गए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, स्पेशली आपको हीट जूल पे जो फॉर्मूला है उसमें क्वेश्चन देते हैं आपको। चलिए एक क्वेश्चन 5 बता ना, 5वां नंबर हुआ था ना, छठा 6 हो गया था, 7 नंबर। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट is applied across a resistance of 500 ohms in an electric iron. Calculate current, दूसरा heat produced in joule in 10 सेकेंड। तो और होते रहता है, क्या कहें, भी अलग अलग कहानियां चलती रहती है। चलिए अभी ये लास्ट टॉपिक हमारे पास है। कुल मिला के यहाँ पे बोला गया आपके पास कि पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास इतना गिवन है। तो आंसर में जाते हैं हम, गिवन लेते हैं, तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आपके पास V, मतलब मैं यहां लेता हूं PD इज इक्वल कितना है 25 वोल्ट, ओके। रेजिस्टेंस कितना है 500 ओम, वो भी हो गए। अभी आप लेके आए, हमें कैलकुलेट क्या करना है, पहला केस या 1 नंबर में हमें चाहिए I, I मतलब करंट, V है मतलब V है, R है, I निकलवाना है। आपको बस पता होगा कि देखो अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अभी ये लास्ट फॉर्मूला हम बात कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट का, तो यहाँ से यही लगना चाहिए, नहीं, अब इससे पूरा कंबाइन लगता है, तो आपको यहाँ पे पहचानना होता है यहाँ पे। तो अप्लाइंग ओम्स लॉ, तो हमें चाहिए, हमारे पास है क्या, V इज इक्वल टू आई आर, हमें निकलवाना क्या है आई इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो V कितना गिवन आपके पास 250, R कितना है 5, ये कट होके 1/2 होगा, तो मतलब 0.5 एम्पियर। आप सब दिख रहा है ये 0.5 एम्पियर। तो पहला वाला सॉल्व हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं, सेकंड केस में हमें चाहिए क्या, इन 10 सेकेंड, सेकेंड की बात हो रही है, मतलब टाइम सेकेंड में है, तो करंट भी एम्पियर में ही होना चाहिए, एम्पियर, ना ही मिली एम्पियर ना ही माइक्रो एम्पियर, हमें ये ध्यान देना पड़ेगा। तो अब सेकेंड केस के लिए हमें फाइंड क्या करना है, हीट नहीं पता,
तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग किससे बात करेंगे यहाँ पे, तो H, हमें H निकलवाना है। H आई का वैल्यू कितना निकला आपके पास, 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई दिया आपके पास, हमने पहले सॉल्व किया था, तो 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, आर गिवन है, आर कितना आपके पास 500, टाइम कितना है 10 सेकेंड। अगर आपको ऐसा लगे तो इसको आप सिंप्लीफाई करके कर सकते हो, जैसे कि देखो अभी ये है 0.5 0.5, तो इसको क्या लिख सकते हो 1/2 इंटू 1/2, यहां हो गया 50 गुना 10, एक कट करेंगे तो ये 5, अभी एक कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500, मतलब 250। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 जूल्स, उन्होंने इतना ही पूछा था 10 सेकंड के अंदर, केस के अंदर कितना, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास, ये आपके पास केस आ गया, आपके पास आंसर बन गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद का जो नेक्स्ट आपका जो है वो आपको होमवर्क दे रहे हैं। देखिए हो गया ना, यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस था, वोल्ट के केस पे था, रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे हमने यूज किया, करंट निकाल लिया। अब दूसरी बात कर रहे हैं कि इसी इलेक्ट्रिकल आयन के अंदर हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो हीट की बात करें, हीट का फॉर्मूला ये होता है। हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, बहुत लोग क्या करें डायरेक्टली इसको फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जैसे आपको सहूलियत लगे, जैसे आपको सही लगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं 8वां नंबर, चलिए 8 नंबर आपके लिए होमवर्क है। व्हेन अ करंट of 4 ampere passes through a certain resistor for 10 minutes, 2.88 into 10⁴ joule of heat are produced। मतलब ऊपर वाले साल को थोड़ा घुमा दिया, कैलकुलेट, भी कैलकुलेट करना रहेगा इसमें आपको। तो पहला है द पावर ऑफ रजिस्टर, दूसरा है द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, ठीक है। तो 16 का आंसर 4812, 48 वॉट 12 ये चाहिए। तो देखिए यहां हमने क्या किया है, यहां मैंने आपको पूरा आंसर दे दिया, मैंने आपको हिंट दे दी कि कितना आंसर आना चाहिए। अब बात ये लगता है कि बहुतों को लगेगा कि अगर ये हम टेक्स्ट बुक खरीद ले तो आंसर कर सकते, तो मैं आपको पिछली पहले सजेस्ट किया था ये बुक के बारे में, एस्टन के बारे में, पर लेकिन मैंने सिर्फ एग्जांपल समझाया आपको, क्योंकि अगर कोई अगर बुक परचेज नहीं कर सकता, उसको सिर्फ एग्जाम में पास होना है, मतलब उसको बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, तो उनको बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी रीड करिए, उसके बाद यहां मैंने आपको 4 न्यूमेरिकल करवाए, उससे पहले भी न्यूमेरिकल हुए हैं, मतलब एनसीईआरटी से अलग हटके, कि एनसीईआरटी के इजी मतलब जो वहां पे न्यूमेरिकल थोड़े टफ हो जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा इजी और थोड़ा हार्ड, वो आपको मैंने यहां बताया। अगर आप ये बुक परचेज करते हो और पढ़ना चाहते हो, आपकी चॉइस है, अदर देन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप टेक्स्ट बुक रीड करो, वहां के न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करो, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।